यस सर हाँ सर आप बोलो। वो इंटरसेप्ट वाला बता सकते हो क्या वापस? आपने न्यू इंटरसेप्ट कैसे फाइंड अभी किया? मैं बाद में बताता हूँ। तुम्हें तब से मैं बोल रहा था कि पूछ लो तुम लोग। अभी मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये ओके उनके सर। बाद में तो ये हो जाने दो फटाफट। होता गया हमारा ये फायदा। अब देखो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर सबसे पहले तो इस पे कुछ आने ही वाला है। तो एक तो ना इस पे एक क्वेश्चन आया था ये 24 में, जो हमने डिस्कस किया था कि अगर उस पे कोई न्यूमेरिकल प्लस ड्रॉ और पीपीएफ आएगा और एक्सप्लेन इट शेप या कुछ भी आता है थियोरी, तो सबसे पहले तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल है, यहाँ पे बोला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी। तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, चेंज इन बी अपॉन चेंज इन ए। और ये वाला भी हमने फाइल नंबर 19 में सॉल्व किया है न्यूमेरिकल भी। और उसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो थियोरी में आने का चांस है। राइट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला ये रहा। तो यहाँ पे मैंने देखो फॉर्मूला लिखा ही है कि अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए निकालना है तो फॉर्मूला होगा चेंज इन बी अपॉन चेंज इन ए, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन इग्नोर करना है। मतलब 9 - 10 को 1 ही लेना, 2 - 0 को 2 ही लेना, 10 - 9 लो, 0 - 2 डिफरेंस लेना है, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा। राइट, क्लियर है ये तो सबको। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बी पूछा है तो फॉर्मूला विल बी दिस। राइट, अब इसका जो ये प्लॉट करोगे पॉइंट्स, इसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे हम एक कमोडिटी मार्क करते हैं जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला है, ए का निकाला है तो एक्स एक्सिस पे ए लोगे। अगर तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बी का निकालने बोला है तो एक्स एक्सिस पे बी लेंगे। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे ए लेंगे और वाई एक्सिस पे बी लेंगे। तो ये भी हो सबको क्लियर है कि वापस रिपीट कीजिए। जिसका भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और दूसरा गुड वाई एक्सिस पे लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, यस सर एक और एक बार सॉरी। अरे क्या तुम लोग कितनी बार रिपीट कर रहे हो एक सिंपल स्टेटमेंट को यार। जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला वो एक्स एक्सिस पे, दो कमोडिटी है, इतना सिंपल स्टेटमेंट तुम लोग को 4 बार रिपीट करने पे समझता है। समझा अभी कि नहीं समझा अभी भी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका पूछा है क्वेश्चन में, ए का। तो ए एक्स एक्सिस पे लिया है, दो ही कमोडिटी है ए और बी, तो बी वाई एक्सिस पे लिया है। ये यूनिट्स मार्क किया हुआ है और जो यूनिट्स यहाँ पे दिया है उसको तुम्हें मार्क करना है बस। यानी एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पे 10, ये प्लॉट करना है पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट 10, फिर सेकेंड वाला पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और शेप हमेशा पीपीसी का ऐसा ही होगा। ये शेप को हम कॉन्केव बोलते हैं, कॉन्केव बोलते हैं। इसका हमेशा कॉन्केव ही होता है। राइट, यहाँ पे देखो लिखा भी है जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो एक्स एक्सिस पर आएगा। और ये कॉन्केव टू ओरिजिन है। ये वो पॉइंट्स टेबल में जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स ही हमने मार्क किए हैं। अब यहाँ पे तो सिर्फ शेप इन लोग ने बोला है कि शेप को एक्सप्लेन करो अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो। बट यहाँ पे क्लियरली लिखा है, जो तुम्हारा चेक पॉइंट वाला फाइल है अगर देखोगे तो तुम्हें स्लोप, शेप और शिफ्ट तीनों का रीजन भी यहाँ पे लिखा है। समझो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में नहीं है तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बस कॉपी कर लो। इतना भी नॉलेज है तो काफी है और इतना भी लिख दोगे तो काफी है कि स्लोप ऑफ दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। अब नेगेटिव स्लोप क्या होता है
कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, स्लोप ऐसा है ना, नीचे जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग ये पॉजिटिव स्लोप होता है जो सप्लाई का होता है, जो हम ऐसा बनाते हैं। तो नेगेटिव स्लोप का मीनिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये भी लिख सकते हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और उसका रीजन क्या है कि द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल रेट मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वो यहाँ पे देखोगे तो ये बढ़ते जा रहा है। पहले 1 का डिफरेंस था, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। ये तो डिस्टेंस कांस्टेंट है और उसका मीनिंग भी नहीं पता है तो भी चलेगा। ये वर्ड लिखना है कि स्लोप उसका नेगेटिव क्यों है, ऐसा रीजन पूछा है तो स्लोप नेगेटिव होता है, या एक्सप्लेन द स्लोप ऑफ पीपीएफ, पीपीसी पूछा है तो स्लोप नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड व्हाई द स्लोप इज नेगेटिव, उसका रीजन ये है। इसका मीनिंग तुम्हें आया या नहीं आया समझ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रीजन है स्लोप नेगेटिव होने का, जो एज इट इज तुम लोग लिख दोगे तो भी खत्म। तो ये तो हो गया स्लोप से रिलेटेड। हमारे पेपर में पूछा है शेप, तो बोलेंगे कि एक्सप्लेन द शेप, तो पहले तो यही लिखना है कि द शेप इज कॉन्केव एंड रीजन व्हाई द शेप इज कॉन्केव बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। बराबर है। दिख रहा है बराबर। स्क्रीन। देखो एक बार रिजॉइन करो यार, सबको दिख रहा है ना? हाँ सर, आप कंटिन्यू करो सर। सो यहाँ पे रीजन लिख दिया है, मतलब ये तो तुम लोग लिख के लेके जाओ कि पीपीएफ पे आया कि एक्सप्लेन द स्लोप, तो स्लोप इज नेगेटिव, दिस इज द रीजन ऑफ नेगेटिव स्लोप, एक्सप्लेन द शेप, ड्रॉ करो। सम नहीं आया, थियोरी भी आया तो ड्रॉ तो करना तुम्हें पता ही है, ऐसा शेप ड्रॉ करना है। और एक्सप्लेन द शेप, तो शेप इज ऑलवेज कॉन्केव, व्हाई, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड पीपीसी शिफ्ट कब हो सकता है, या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा या कोई फैक्टर ग्रोथ होगा तो ही, यानी फैक्टर यानी कौन से फैक्टर्स, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे तो मैंने शेप को लिखा है, द पीपीएफ इज कॉन्केव टू द ओरिजिन which shows increasing opportunity cost as more of good is produced, more units of good B must be sacrificed. The opportunity cost rises as we move from left to right. और ये पीपीएफ का जहाँ पे भी तुम्हें जो थियोरी टेक्स्ट बुक में है वो पेज नंबर मार्क कर लो, वहां से भी लिख सकते हो। ये मिनिमम है जो पता होना चाहिए, जो यहाँ लिखा। ऐड करना वो अब तुम लोग समझ लेना, मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सब तो लिखना ही पड़ेगा, ये स्टेटमेंट्स तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये सबको पीपीएफ से रिलेटेड? एनी डाउट किसी को? एनी डाउट रिलेटेड टू पीपीएफ, पीपीसी, राइट? अब ये सब तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं छोड़ देता हूँ। देखो लॉ ऑफ डिमांड पे ना ऐसे मुझे लग नहीं रहा है कि कोई क्वेश्चन आएगा। इसमें मैंने बोला कि जो डिटर्मिनेंट्स है ना वो इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली तुम्हें थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहली चीज तो इतना ही पता होना चाहिए, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तो होगा ये, बट मैं जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है उसमें से बता देता हूँ वापस कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या पता होना चाहिए। नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट जस्ट 5 मिनट्स में मैं ब्रीफ में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आगे हम जब करते हैं डिमांड शिफ्ट एंड ऑल, उसके लिए तुम्हें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और ये फाइल नंबर 03 है, टेक्स्ट बुक है 12th का, महाराष्ट्र बोर्ड का। तो ये डिमांड एनालिसिस है, ठीक है ना। इसमें एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसके 3 रीजन है, एक लॉ ऑफ डीएमयू, एक इनकम इफेक्ट, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये भी है, बट कोई भी 2-3 याद रखो, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है कहीं पे, ठीक है। ये आ सकता है, ये एक बार एक पेपर में आया भी है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। दूसरा तुम्हें ये पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली शायद मुझे मिला नहीं था, एक बार चेक कर लेना
कि डिमांड कौन से फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकती है। तो प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होती है, इनकम चेंज होगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस। तो ये पॉइंटर्स लिख लेना, अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है तो ये फाइल नंबर 03 पेज नंबर 20 में से, ये भी तुम लोगों को समझ जाएगा, राइट। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस हायर है तो क्वांटिटी विल बी स्मॉल एंड प्राइस इज लेस तो क्वांटिटी विल बी लार्ज। ये या तो याद रखने। उसके बाद जो ये है डिमांड शेड्यूल, ये पता होना चाहिए कि प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ती है, और इसका डायग्राम डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये डी ऐसा डायग्राम, और ये खाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, वो तो इक्विलिब्रियम डायग्राम पता ही है तो लोगों को कि वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी मेजर करते हैं, और देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा गिफन गुड्स या गिफन पैराडॉक्स क्या होता है, गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि ये गुड्स की अगर प्राइस कम भी होती है, ये गुड्स की अगर प्राइस कम भी होगी तो भी इसकी डिमांड कम होती है। यहाँ पे मीट और ब्रेड का सर रॉबर्ट गिफन ने लंदन में यूके में एक नोटिस किया था, और उस पे उसने ये गिफन पैराडॉक्स बनाया। तो बस इसका भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, या बुक में है तो कहाँ है वो पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, तुम्हें देखोगे यहाँ पे जब ये चेक पॉइंट में, तो ये वो प्राइस एंड नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स जो मैंने बोला, डिटर्मिनेंट्स, मूवमेंट और शिफ्ट पता होना चाहिए। अब मूवमेंट और शिफ्ट में ये मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं प्राइस चेंज होने की वजह से अगर डिमांड चेंज हुआ तो उसको हम मूवमेंट इन डिमांड बोलते हैं। कि यहाँ पे प्राइस P था, क्वांटिटी Q था, प्राइस कम हुआ P से P1 तो डिमांड Q से Q1 हुआ, तो शिफ्ट नहीं हुआ, डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ। तो डिमांड कर्व वही है, खाली पॉइंट मूव हुआ ऑन द सेम डिमांड कर्व, दैट इज नोन एज मूवमेंट। समझा ये समझा क्या सबको? यस सर। है। तो ये प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ा, ये भी मूवमेंट है, और उल्टा प्राइस बढ़ा और डिमांड कम हुआ, ये भी मूवमेंट है। तो मूवमेंट इज दिस, जो तुम्हारे चेकलिस्ट में यहाँ पे मूवमेंट था। सर इधर डायग्राम में एरो ऊपर क्यों है सर? क्योंकि डिमांड इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो तो डाउनवर्ड स्लोप ही है डिमांड पर, हाँ तो हाँ, नहीं नहीं, प्राइस जो बढ़ ए बी रहा है, प्राइस प्राइस बढ़ रहा है सर। ये डायग्राम किसका है? प्राइस इज इंक्रीजिंग तो डिमांड विल बी हाँ डिक्रीजिंग, तो द हाँ, मूवमेंट विल बी ऑन द अपवर्ड साइड इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग। ओके। एंड ये दोनों पॉसिबिलिटी है ना, प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस कम भी हो सकता है ना, राइट। और चेंजेस, चेंजेस क्या होता है हमारा? चेंजेस, चेंजेस इन दैट पार्ट, तो यहाँ पे है तुम्हारा ये शिफ्ट चेंजेस, जिसपे केस स्टडी आने वाला है, वो तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों का शिफ्ट मिला के आएगा। तो चेंजेस के लिए अब तुम लोगों को पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है, कि अगर प्राइस सेम है, प्राइस विल नॉट चेंज, प्राइस विल बी सेम, बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स डिमांड इंक्रीज हुआ, तो हम उसको बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड। और प्राइस सेम है और डिमांड इंक्रीज हुआ, तो ये तुम्हारा इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम है। ये डी तुम्हारा है और ये D1 D1, और सप्लाई का तो एक कॉमन बना दे, प्राइस सेम रहेगा, इंक्रीज इन डिमांड ये खाली उसका, बट वो तो मैं केस स्टडी के डायग्राम बताऊंगा, उसमें ये नहीं बनाना है। और डिक्रीज इन डिमांड की प्राइस इज सेम, डिमांड है डिक्रीज, तो ये डिक्रीज इन डायग्राम, तो इसको शिफ्ट बोलते हैं, राइट। तो मूवमेंट और शिफ्ट का डिफरेंस मुझे बताना था, जो तुम्हें पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ गुड्स होता है नॉर्मल, लग्जरी, इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स यानी जो हम यूज करते हैं, लग्जरी जो भी
diamond, car and all, and inferior तो है like salt, bread, pav and all. Exception में giffen मैंने बोला वो खाली important है, वो बता दिया. लॉ ऑफ सप्लाई में भी वैसा ही है, मूवमेंट और शिफ्ट सेम है कि अगर प्राइस चेंज होने से सप्लाई चेंज होता है तो मूवमेंट, और प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर की वजह से होता है तो वो शिफ्ट. और इसका हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं. प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. टैक्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इंसिडेंस ऑन बायर एंड सेलर. इसके बाद इलास्टिसिटी का तुम लोग अलग से जो लेक्चर है इको 0304 वो सुनना. बस ये याद रखना है कि रिलेटिव इलास्टिक, एक चीज मैं बता देता हूँ थोड़ा सा. सर एक बार प्लीज प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग का डायग्राम बताएंगे. अरे को आज अभी भी बता दिया, तुमने लेट ज्वाइन किया होगा. और मैंने पहले के लेक्चर्स में भी कितनी बार बताया है, तुम लोग को बाकी चीजें बताने दो बिकॉज दैट आर एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, है ना. तो वो भी मैं बता दूंगा. जिसको डाउट्स है, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो वापस चाहिए तो आफ्टर द रिकॉर्डिंग इज स्टॉप देन आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, क्योंकि सेम चीज रिपीट करके फायदा नहीं अभी आज एग्जाम के एक दिन पहले. और वो तुम अगर लेक्चर्स भी इतना यूट्यूब पे है देखोगे तो कितने 2 लेक्चर्स में तुम्हें वो मिलेगा. अब तीसरी चीज क्या है ये कि रिलेटिवली इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक क्या होता है. तो यहाँ पे ये याद रखना है कि ये तो तुम्हारा परफेक्टली इलास्टिक का डायग्राम है जिसमें तुम्हारा डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है. परफेक्टली इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, राइट. ये वाला डायग्राम, ये प्राइस इलास्टिसिटी. पीरियड 4 टाइप है. परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है कि इलास्टिसिटी 0. इसका मतलब प्राइस कितना भी चेंज होगा डिमांड विल नॉट चेंज. तो ये जो हमारा है ये y एक्सिस को पैरेलल होता है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक का डायग्राम है, ये परफेक्टली इलास्टिक का डायग्राम. तो यहाँ पे वही लिखा है कि परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. परफेक्टली इलास्टिक वर्टिकल लाइन, तो ये भी पता होना चाहिए तुम लोगों को, राइट. अब उसके अलावा जो और बचा है ये कि रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक. तो ये है रिलेटिवली इलास्टिक. तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, तो उसमें जो स्लोप होगा वो फ्लैटर होगा. वो स्लोप फ्लैट बनाना है, स्टीप नहीं बनाना है, स्टीप नहीं बनाना. और वही यहाँ पे लिखा है, वही लास्ट मिनट चेकअप में भी लिखा है, रिलेटिवली का फ्लैटर और रिलेटिवली इनइलास्टिक जिसमें इलास्टिसिटी लेस देन 1 वो स्टीपर होगा. तो ये स्लोप कैसा होता है ये पता होना चाहिए बस इलास्टिसिटी में, और इलास्टिसिटी के सम्स पता होने चाहिए जिसके लिए तो तुम्हें लेक्चर ही देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत टाइप के सम्स है जो हम आज वापस कवर नहीं कर सकते. वो इको 04 और इको 03 देख सकते हो. अब जो इम्पोर्टेंट है कि इलास्टिसिटी, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी और प्राइस पे क्या रिलेशन है. तो सिंपल है कि अगर ये मैंने अभी तो पास्ट पेपर्स वाला भी जो सुनोगे तो उसमें भी मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये आज मैंने नहीं बताया कि अगर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 तो इंक्रीज इन प्राइस will decrease the total revenue. If elasticity is greater than 1, increase in price will decrease the total revenue. ये याद रखना है, क्लियर है. ये तो मैंने बताया था इस Sir, फाइल can में. you repeat? Increase in price will decrease the total revenue, right? ये लिखा मैंने, क्लियर है ना. कब? हाँ सर. जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो. और मैं क्या बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ. और इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो इंक्रीज इन प्राइस
a decrease in price will increase the total revenue. A decrease in price. Will increase the total revenue. और अगर इलास्टिसिटी एग्जैक्टली 1 है तो इंक्रीज इन प्राइस, नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू. तो ये तो मैंने बताया क्या कि इलास्टिसिटी और टोटल रेवेन्यू में क्या रिलेशन है जब प्राइस इंक्रीज होता है. तो अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो उल्टा हो जाएगा, स्टेटमेंट को उल्टा कर दो. जैसे मैंने बोला इंक्रीज इन प्राइस तो डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो डिक्रीज इन प्राइस है तो इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, यानी ग्रेटर देन 1 है तो उल्टा जाएगा टोटल रेवेन्यू और प्राइस, और अगर लेस देन 1 है तो क्या होएगा, सीधा जाएगा स्ट्रेट, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा. तो ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल इस पे आएगा ना तो वो लोग ऐसे सम देते हैं. जो इलास्टिसिटी का लेक्चर अगर सुनोगे उसमें भी है कि ऐसा सम दे सकते हैं कि भाई प्राइस इतना था और इतना क्वांटिटी था, फिर प्राइस इतना हुआ तो इतना क्वांटिटी हुआ, तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो और क्या प्राइस इंक्रीज करने का डिसीजन या डिक्रीज करने का डिसीजन राइट था कि नहीं. तो ऐसे सेलर अगर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि द डिसीजन वाज राइट. तो तुम्हें इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 है और प्राइस इंक्रीज किया तो डिसीजन राइट नहीं है. अगर ग्रेटर देन 1 है तो प्राइस को कम करने पे टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस को बढ़ाने पे टोटल रेवेन्यू कम होगा, एंड वाइस वर्सा. क्लियर है? ये भी सबको क्लियर है? और वैसे ही इलास्टिसिटी और टैक्स बर्डन कैसे रिलेटेड है ये भी मैंने इंसिडेंट्स में बता दिया ऑलरेडी कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम है, तो बर्डन किस पे ज्यादा होगा, इसका इलास्टिसिटी कम है. If elasticity of demand is greater than elasticity of supply, burden on seller will be more and vice versa. तो ये रिलेशन भी पता होना चाहिए. डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी भी जस्ट मार्क करके लेके जाना, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. इनकम इलास्टिसिटी भी पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं. देखो इलास्टिसिटी का तो तुम लोग ना प्लीज एक लेक्चर सुन ही लेना क्योंकि बहुत सारा है, न्यूमेरिकल उसके आने चाहिए. क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, तो जिसने भी अभी तक नहीं सुना है तो वो तो पक्का प्लीज सुन लेना. इको 03, इको 04, 04 पूरा इलास्टिसिटी है, 03 में शायद लास्ट में एक सम होगा. और इनकम इलास्टिसिटी में ये याद रखना है कि अगर पॉजिटिव है और लेस देन 1 है तो वो नॉर्मल गुड, पॉजिटिव है ग्रेटर देन 1 है तो वो लग्जरी गुड, और नेगेटिव है इनकम इलास्टिसिटी तो वो इंफीरियर गुड्स, और अगर इनकम इलास्टिसिटी 0 है तो वो एसेंशियल या नेसेसरी गुड्स. वैसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो याद रखना. लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम TUMU ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व कौन से फाइल में है उसका डायग्राम, चलो इसका भी ना एक अलग लेक्चर है, ये भी मैंने एक अलग लेक्चर में लिया ही था तो ये भी तुम लोगों को इतना हार्ड नहीं रहेगा. ये थियोरेटिकल आ सकता है कि इनडिफरेंस कर्व का डायग्राम बताओ, उसके प्रॉपर्टीज बताओ, राइट. और वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है इनडिफरेंस कर्व, ऐसा होता है, राइट. अब वो कौन से फाइल में है वो मुझे खाली देखना पड़ेगा. इनडिफरेंस कर्व कौन से फाइल में थे मैंने बताया था, एल डिवीजन के फाइल अच्छे लगे थे बट वो आज किसी ने शेयर तो किए है. इनडिफरेंस कर्व ना इसमें होगा. यहाँ पे देखो टोटल मार्जिनल सब है,
यहाँ पे तुमको सब मिल जाएंगे। ये भी है वाटर डायमंड पैराडॉक्स, बजट कॉन्स्टेंट। ये जो एल डिवीजन के फाइल जिसने भी शेयर किए थे ना, वो भी तुम लोग डाउनलोड करके रख सकते हो। ये रहा इंडिफरेंस कर्व, इसका डायग्राम कहाँ है देखो, ये रहा। तो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, राइट। और जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर है, अब ये इंडिफरेंस कर्व है, और जो बजट लाइन हमने सीखा ना आज, बजट लाइन जो ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ से यहाँ तक, तो वो इसका टेंजेंट ही होगा। मतलब ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट ए को टच होते हुए एक जो लाइन जाएगी वही बजट लाइन होती है। और ये इंडिफरेंस कर्व का मतलब, अब ए पे इतना वाई राइट, और ए पे इतना एक्स, तो ये जो कॉम्बिनेशन है और बी पे जो कॉम्बिनेशन है, उससे कंज्यूमर इनडिफरेंस रहेगा, कंज्यूमर का टोटल यूटिलिटी उतना ही रहेगा। एक इंडिफरेंस कर्व पे जितनी भी पॉइंट है, ऑन दैट द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को उतना ही टोटल यूटिलिटी मिलने वाला है। और जितना इंडिफरेंस कर्व हायर है, उसका मतलब होता है कि इस पे उसको ज्यादा टोटल यूटिलिटी मिलेगा, सबसे ज्यादा I3 पे, उससे कम I2 पे, उससे कम I1 पे। और कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज लिखा है ना, तो ये तुम लोगों के बुक में होगा, शेप कॉन्वेक्स होता है और उसका स्लोप वही बजट लाइन होता है। जो मैंने बोला, बजट लाइन को ही हम स्लोप बोलते हैं, उसको MRS भी बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी शेप, MRS और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन और इंडिफरेंस कर्व ऐसे होता है। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ढूंढ के रखो। इस पे कोई थ्योरेटिकल कुछ आया कि बनाने बोलो तो, न्यूमेरिकल तो इस पे नहीं है। और अगर इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये क्या कर रहे हैं हम, इंडिफरेंस कर्व पे भी दो प्रोडक्ट मेजर कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे एक गुड, वाई एक्सिस पे एक गुड, दो गुड्स है। तो दो गुड्स जब मेजर कर रहे हैं, तो अगर इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और अगर एल शेप इंडिफरेंस कर्व आ रहा है, तो उसका मतलब होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टी एंड कॉफी, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स पेट्रोल एंड कार, राइट। तो ये भी क्लियर है, तो ये आ सकता है। बजट लाइन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, चेंज इन स्लोप ड्यू टू प्राइस चेंज, वो मैंने बताया था तुम्हें। और अगर इनकम चेंज होगा, बजट चेंज होगा ना, तो तुम्हारा बजट लाइन ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो यहाँ पे बोला है ना कि शिफ्ट ड्यू टू इनकम चेंजेस, तो यस, अगर शिफ्ट इनकम होगा तो दोनों चेंज हो जाएगा। दोनों मतलब अभी जैसे ये बजट लाइन था, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था तुम लोगों को, तो ये बजट लाइन था। तो अगर प्राइस चेंज होता है कोई भी एक कमोडिटी का, तो खाली वो पॉइंट चेंज हुआ था हमारा। बट अगर बजट ही हमारा बढ़ गया, बजट 1000 है, इनकम 1000 था, 2000 हो गया, तो बजट लाइन यहाँ पे नया आ जाएगा। तो तुम्हारा दोनों पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी ऊपर और ये भी राइट में, तो नया बजट लाइन। तो बजट लाइन कैन शिफ्ट ओनली विद द चेंजेस इन इनकम। इनकम बढ़ेगा तो बजट लाइन ऊपर शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा, और इनकम कम होगा तो बजट लाइन नीचे शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ये तुम लोगों को याद रखना है। तो सर ये जो बजट लाइन इंक्रीज होगा, तो सेम जैसे हम लोग ने डिक्रीज में किया था वैसे ही करना है ना सर? क्या डिक्रीज में किया था? अच्छा, बजट लाइक लाइन अभी में डिक्रीज में कुछ किया ही नहीं। नहीं सर, वो अभी हम लोग ने अभी किया ना, वो 66.66 और वो तो 55.5। प्राइस चेंज था, दैट वाज डिफरेंट, दैट ओनली आई एम सेइंग। ये अच्छा था कि प्राइस 15 से 18 हुआ, उसका इफेक्ट क्या आएगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज डिफरेंट, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट। अच्छा बजट लाइन यानी ये लाइन कब शिफ्ट होगा, ये पूरा लाइन, उसमें तो एक पॉइंट तो सेम था ना, एक ही पॉइंट शिफ्ट हुआ था। बट पूरा नया बजट लाइन कब होगा, इनकम चेंज होने की वजह से, वो बोला है। तो यहाँ पे जो वो तो ये था, changes in slope due to price changes that we discussed. Now I am discussing this topic, shift due to income changes or changes in both PX and PY.
क्लियर है ना? तो इनकम अगर बढ़ेगा तो ये बजट लाइन राइट या ऊपर जाएगा, इनकम कम होगा तो ये बजट लाइन लेफ्ट या नीचे आएगा। क्लियर है? द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन द बजट लाइन। क्लियर सेरिस? ठीक है सर। और ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये पीसीसी क्या होता है? प्राइस कंजम्पशन कर्व ना, देखो। और आईसीसी क्या होता है? तो प्राइस कंजम्पशन कर्व मेरे एक फाइल में मैंने बताया था यहाँ पे, वो मैं बता देता हूँ। ये भी तुम लोग देख के रखना, क्योंकि ये ना सबको इतना नॉलेज नहीं है इसका। और इस पे कोई क्वेश्चन आया तो तुम लोगों को लगेगा कुछ न्यू टॉपिक है जो हमने सीखा नहीं है। देखो, जब बजट लाइन चेंज होता है ना प्राइस चेंज होने की वजह से, जैसे कि यहाँ पे ये ओरिजिनल बजट लाइन था, फिर ये नया बजट लाइन आ गया, ये वाला AB1 इज द न्यू बजट, दिस वाज द ओरिजिनल बजट, राइट? अब होता क्या है पीसीसी यहाँ पे कि ये पहले हमारा न्यू था, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व है, और ये बजट लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, और ये हमारा न्यू इंडिफरेंस कर्व है, और ये नया बजट लाइन इसका टेंजेंट है। तो ये दोनों को, जो टेंजेंट पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व का, उन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगा, ये क्योंकि प्राइस चेंज होने से ये बजट लाइन चेंज हुआ है, प्राइस चेंज होने से बजट लाइन चेंज होगा, और फिर ये दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगा, यही तुम्हारा पीसीसी है, यही तुम्हारा प्राइस कंजम्पशन कर्व है। तो अगर सर प्राइस, ये आपने जो डायग्राम अभी जो डाला है वो उसका फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग को करना पड़ेगा ना अब वो क्या पीबीसी आता का? है, न्यूमेरिकल के साथ आता है कि डायरेक्ट आता है, पता नहीं, इसका चांस मुझे तो कम लग रहा है, बट अच्छा मैं बता रहा न्यूमेरिकल आया तो फिर हूँ। क्या करने का है सर हम लोग को? क्योंकि न्यूमेरिकल तो टू बी ऑनेस्ट सर पीसीसी तो हम लोग को सब बताया था बट कुछ ऐसा सम वम का दिया नहीं था हाँ, सम वम इसलिए। का नहीं है, बट वही बजट लाइन का भी मैंने बताया ना। तो बजट लाइन का ही न्यूमेरिकल आएगा कि प्राइस चेंज हुआ दोनों का। जो तुम दो बजट लाइन बनाओगे ना नया, तो बजट लाइन से ही ये पीसीसी बन जाए ना, न्यूमेरिकल हाँ बजट वाला ही आएगा जो अभी नहीं, हमने डिस्कस किया वैसा ही। उसमें अगर पीसीसी बनाने बोलेंगे तो वो बजट लाइन बनाने के बाद तुम्हें इंडिफरेंस कर्व भी बनाना है, राइट? ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व दोनों जो है वो दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगा वो पीसीसी। तो बाकी सब सेम है, खाली पीसीसी बोलेंगे तो ये दो इंडिफरेंस कर्व ऐड किया और ये पीसीसी, उन दोनों को ज्वाइन करके ये हो गया। ये प्राइस चेंज होने से बजट लाइन चेंज हुआ। तो अब इनकम चेंज होने से अगर बजट लाइन चेंज होगा तो तुम पुराना बजट लाइन और इनकम चेंज होने से नया बजट लाइन बनाया, और उन दोनों के ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो आईसीसी हो जाएगा, इनकम का इफेक्ट जो यहाँ पे बोला, ये इनकम कंजम्पशन कर्व। तो इनकम कंजम्पशन कर्व कब आएगा? जब बजट लाइन चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इनकम, एंड डायग्राम ऐसा ही बनेगा, ये आईसीसी हो जाएगा। लेकिन ये बजट लाइन इनकम की वजह से चेंज हुआ, तो प्राइस की वजह से चेंज हुआ, तो जो लाइन बनेगी दैट इज पीसीसी। तो बोथ आर रिलेटेड टू द बजट लाइन ओनली। क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर। बस बाकी तो न्यूमेरिकल है, और ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन तो मैंने बता ही दिया। Excuse me, sir. यस एक डाउट यस जस्ट यस। ये करना था that it means that if there is increase in the income, that means it will be income consumption curve. हाँ यस। Okay, देखो okay, जैसे okay. अभी Thank मैं you. यहाँ बता देता हूँ, अगर तुम लोगों को नहीं समझ रहा है तो देखो, सिंपल है कि पहले तो हमने एक्स सर एक्सिस बनाया। यस सर आप सिर्फ जो पीपीसी का जो आप जो बोल रहे थे अभी और आईसीसी का सिर्फ वो
आपका वो एक्सेल के वहाँ पे लिख दो ना सर एक बार, तो फिर वो रेफरेंस हम लोग ले सकते हैं। आप जो भी बोले ना आईसीसी और पीसीसी का, अरे यार सेम। अभी मैं लेक्चर में लिखूंगा तो टाइम जाएगा ना, वेट। नहीं नहीं, बाद वो में मैं बाद ग्रुप में। में अलग से ही भेज दूंगा, एक्सेल में नहीं लिखता हूँ, उसको तुम सेव कर लेना, ठीक है। नहीं वो नहीं मैं सर, ग्रुप में ही बाद भेज में, दूंगा। लेक्चर के बाद में बोल रहा हूँ। हाँ तो लेक्चर के बाद आई विल टाइप इन द ग्रुप, अच्छा ठीक ओके। है, क्योंकि ग्रुप में ही भेज दूंगा तो वो तो तुम वहां से सेव कर लोगे ना मैसेज को, राइट। ठीक ठीक है सर। ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो क्या लिखना है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, ये तो डायग्राम को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या लिखने बोल रहे हो, ये डायग्राम भी मुझे भेजना पड़ेगा ना। नहीं नहीं मैंने सर, मतलब डायग्राम नहीं, सिर्फ पीसीसी का मतलब क्या है आप अभी बोल रहे थे ना सर अभी कि you have to just draw the curve and then you have to take the straight line where it is joining. देखो तो ये वो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा ओरिजिनल बजट लाइन, अब तुम्हारा प्राइस चेंज हुआ और ये नया बजट लाइन है, राइट, समझो। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन है ना, वो भी तुम्हें दिया रहेगा ना, कि जो इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट से हमारा लाइन हमें पता रहेगा कि हमारा ये इंटरसेप्ट था, यहाँ पे ये ओरिजिनल क्वांटिटी तो हमें पता चलेगा, वो कैसे, इनकम डिवाइड बाय प्राइस। तो ये हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी था, गुड एक्स और गुड वाई का। अब हमारा ये शिफ्ट हो गया, नया बजट लाइन शिफ्ट हो गया, तो हमारा नया क्वांटिटी सपोज ये है, ये। बिकॉज प्राइस चेंज हुआ दोनों कमोडिटीज का या एक कमोडिटी, तो ये हमारा नया क्वांटिटी है। तो मैं वही बोल रहा था कि ये जो दो पॉइंट है, इसको ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, दिस इज योर पीसीसी। समझा अभी डायग्राम कैसे बनानी, एंड ये तुम्हारा पीसीसी, और इसी में तुम इनडिफरेंस कर्व बना सकते हो फ्री हैंड। मेरे को तो आता नहीं है, यहाँ पे देखो ये तो उल्टा बन गया। चलो ये जो फ्री हैंड को मैं ड्रॉ करता हूँ, ये कुछ और ले लिया, ड्रॉ वाला बनता है, बट ये लाइन अगर मोटी होगी तो ठीक है। ये इनडिफरेंस कर्व ऐसे टेंजेंट, और ये यहाँ से ऐसे बना, तो ये इनडिफरेंस कर्व है, थोड़ा पतला लाइन बनाना है, तो ये पीसीसी का लाइन है। ये समझा, देयर इज पीसीसी का लाइन क्या है। सर वो सब कुछ समझाना है मेरे को, सिर्फ आप तो एक्सप्लेनेशन लिखू जो क्या, भी। लेकिन अब लिखू क्या, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या लिख के दूँ। लाइक अभी लाइक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन तो सर ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं ना कि व्हेन द प्राइस ऑफ हाँ व्हेन द प्राइस इज 12 दैट टाइम द प्राइस नहीं है, ये क्वांटिटी है, प्राइस तो हाँ क्वेश्चन में दिया होगा, उससे हमें ये क्वांटिटी मिलेगी इनकम डिवाइड बाय प्राइस से। तो अच्छा प्राइस वाज दिस, तो क्वांटिटी ऑफ ए वाज 10 एंड क्वांटिटी ऑफ बी वाज आल्सो 10, okay, so we can say that quantity 12 और 16, was बट or प्राइस 16, चेंज हुआ, प्राइस कम हुआ, तो ये दोनों क्वांटिटी बढ़ गई हमारी, राइट। right? So this is your new budget line, and this is your new indifference curve, right? So joining the two indifference curve का tangent point, या joining these two points to combination give us the PCC, price consumption curve. और ये टेक्स्ट बुक में देखो ना, वहां तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसका, नहीं है ये टेक्स्ट बुक में, ये होगा, ये होगा, सर देखो देखना पड़ेगा। एक बार देखो, मैं भी देखता हूँ, मैंने जो मार्किंग भेजी है उसमें भी एक बार देखो, राइट। मैं भी देखता हूँ, भेज दूंगा, लेकिन इट डिपेंड्स हाउ मच टाइम आई गेट। पहले हमारा लेक्चर एक्सटेंड हो चुका है, मेरा एक लेक्चर और है, तो आई विल गेट टाइम, बट मैं भूल नहीं जाऊँ, आई विल टाइप इन द ग्रुप, बट क्या लिखूं वो तो तुम समझ तो लो, और ये रिकॉर्डिंग भी सुन लो। और ठीक इनकम है की सर। वजह से क्या होगा, इनकम की वजह से क्या होता है, देखो इनकम की वजह से हमारा ये है, हमारा ओरिजिनल, तो भी डायग्राम ऐसे ही बनने वाला है, तो इनकम डायग्राम का नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक्सप्लेनेशन चाहिए। भाई ये सक्सेस रुक जाना भाई। अरे हाँ, जस्ट टेलिंग हिम।
देखो सॉरी income में क्या सब होगा, यस सॉरी स्टूडेंट सर, जिसको जो रिक्वायरमेंट है प्लीज लेक्चर के बात करो, नॉट इन बिटवीन द रिकॉर्डिंग्स। सर हाँ को हाँ अगर 10 सम कंप्लीट करना है तो 10 सम नहीं हो रहे। हाँ हाँ यस यस। तो बस अभी तो हो ही जाएगा, अभी मैं डाउट ही लूंगा। देखो इनकम का डायग्राम कैसा होगा कि ये हमारा ओरिजिनल है। इनकम में ना पॉइंट सेम नहीं होगा, प्राइस चेंज में एक पॉइंट सेम होता है, बट इनकम में पूरा बजट लाइन ही ऊपर जाएगा अगर इनकम बढ़ रहा है तो, और अगर इनकम कम हो रहा है तो पूरा बजट लाइन ही नीचे आएगा, राइट। और पूरा बजट लाइन ही अगर नीचे या ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारा जो नया ये बनेगा ना, यहाँ पे समझो हमारा अभी ये है हमारा ओरिजिनल यहाँ पे, राइट। तो इनकम में क्या होएगा, शेप ऐसा रहेगा, बस वो मैं बता रहा हूँ। अगर आया तो, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है क्योंकि पास्ट पेपर्स में नहीं आया, बट स्टिल क्योंकि ये है सिलेबस में और ये इम्पोर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट क्या है बहुत लोगों को पता नहीं है। ये टेक्स्ट बुक में अगर है तो मार्क कर ही लेना। अब ये कॉम्बिनेशन था, ओरिजिनल हमारा कॉम्बिनेशन एंड द न्यू कॉम्बिनेशन। जब इनकम बढ़ा तो इनकम बढ़ेगा तो दोनों का क्वांटिटी बढ़ेगा ना, प्राइस सेम है। इनकम बढ़ेगा तो हम सेम कमोडिटी ज्यादा खरीद सकते हैं ना अगर बजट बढ़ा तो, इसलिए ये बजट लाइन ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अब ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो कर्व बनेगा, बिकॉज दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ इनकम, सो दिस इज योर आईसीसी। डायग्राम वैसा ही है, खाली थोड़ा सा डिफरेंट है। This budget line changed because of change in price. This budget line changed because of change in income. And this line is your ICC line. अगर इसका कोई डायग्राम आता है तो ये मैंने किसमें किया है, ये फाइल नंबर 14, ठीक है ना। ये मैं सेव तो कर देता हूँ, वापस भेज दूंगा, जो प्रेजेंट है वो लोग देख लेना या जो रिकॉर्डिंग सुनी। तो डायग्राम खाली ऐसे आएगा। क्वांटिटीज तो अगर न्यूमेरिकल आया तो तुम लोग वो जो डिवाइड करके आएगा इनकम डिवाइड बाय प्राइस, वो क्वांटिटी यहाँ पे लिखोगे। लेकिन अगर बजट नहीं दिया, रैंडम खाली थियोरी पूछा है तो तुम लोग ए बी सी डी कुछ भी पॉइंट लिख सकते हो और बोल सकते हो कि ओरिजिनल द क्वांटिटी वाज दिस, इनकम बढ़ा तो इसका क्वांटिटी इतना हो गया, इसका क्वांटिटी इतना हो गया, और ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो दिस इज ऑल्सो क्लियर कि हमारा जो ये था आईसीसी और पीसीसी क्या होता है वो हमारा आ गया, राइट। वाटर डायमंड पैराडॉक्स बस देख लेना, वैल्यू इन एक्सचेंज एंड यूज, ये तो अभी एक इसमें भी है, इस फाइल में भी है, ये कंज्यूमर वाले में भी, और वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो मैं नहीं करता हूँ, वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी देख लेना। ये वाला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन उसके स्टेजेस के साथ सम के साथ कुछ थियोरी आ सकता है, उसका डायग्राम जो हमने न्यूमेरिकल में डिस्कस किया। और इसमें खाली ये रिटर्न टू स्केल इंपॉर्टेंट है। और रिटर्न टू स्केल क्या है, रिटर्न टू स्केल ये जो एक फाइल है तुम्हारे इसमें भी होगा तो देख लेना, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये मैंने अभी रिसेंटली भी बताया था, ये भी सबको पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ थियोरी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ये क्या है कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं, इनपुट चेंज होता है, इनपुट क्या होता है, जैसे कि मटेरियल, लेबर एंड एवरीथिंग, वो सब अगर इंक्रीज होता है हमारा तो आउटपुट भी इंक्रीज डिक्रीज होगा ना कुछ तो। अगर हम इनपुट ज्यादा, रॉ मटेरियल और लेबर ज्यादा यूज करेंगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा ना, राइट। तो इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एक्सप्लेन करता है, राइट। इसमें 3 होते हैं, तो क्या क्या याद रखना है कि एक तो यही याद रखना है कि रिटर्न टू स्केल क्या होता है, वही डिग्री बाय विच आउटपुट चेंजेस with the given change in the quantity of input, change in output because of change in input। क्या 3 होते हैं, एक होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और एक होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है कि चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन इनपुट इज इन द सेम प्रोपोर्शन। यानी इनपुट हमने डबल कर दिया तो आउटपुट भी डबल हो गया, इनपुट हमने 50% से इंक्रीज किया तो आउटपुट भी 50% से इंक्रीज हुआ, तो दैट इज नोन एज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और इसका डायग्राम ये है, इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं,
एक्स और वाई एक्सिस पे इनपुट मेजर करते हैं, इनपुट दोनों पे, और दो इनपुट है कि लेबर और कैपिटल, और ये 45 डिग्री लाइन है जो ई ड्रॉ करना है, और ये तीन क्या है, आउटपुट के कर्व है कि अगर हमने इतना क्वांटिटी लेबर और इतना क्वांटिटी कैपिटल लिया था तो अवर आउटपुट वाज 100, फिर हमने लेबर इंक्रीज किया, कैपिटल भी इंक्रीज किया तो आउटपुट वाज 200, देन और इंक्रीज किया तो आउटपुट वाज 300, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो कांस्टेंट में डायग्राम सब में ऐसा ही बनेगा, लेकिन कांस्टेंट में क्या होगा, द डिस्टेंस OA will be equal to AB will be equal to BC, जो यहाँ पे लिखा है। और इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होगा, डायग्राम वही है, आउटपुट जो है वो ज्यादा चेंज होगा, द परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन द इंक्रीज इन इनपुट। मतलब इनपुट 50% से हमने इंक्रीज किया तो आउटपुट 70, 80, 100% से इंक्रीज हुआ, तो इसमें ये डिस्टेंस सबसे बड़ा होगा, OA will be greater than AB and AB will be greater than BC, जो यहाँ पे लिखा है। और डिक्रीजिंग रिटर्न में उल्टा, कि आउटपुट कम परसेंटेज से बढ़ेगा, अगर हमने इनपुट 50% से बढ़ाया तो आउटपुट 50 से कम 20, 30, 40% से बढ़ेगा, उसमें OA सबसे छोटा होगा, AB उससे बड़ा होगा, BC उससे बड़ा होगा। तो ये डायग्राम, इसका एक एक सेंटेंस का मीनिंग बस इतना भी नोट करके लेके जाओ, या तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है तो हो जाएगा। तो हमने लास्ट मिनट चेकअप के हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट था ऐसे सब हमने डिस्कस किया है, डायग्राम डिस्कस किया है। अब एग्जैक्टली क्या आता है वो तो उस पर डिपेंड करता है तुम लोगों का, बट इस हिसाब से स्टडी तुम लोग करो, राइट, तो ज्यादा बेटर है। क्लियर एवरीवन? यस। अभी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, एक एक करके रेस हैंड करके। यस सर लास्ट वाला जो आपने बताया उसमें तीन ही ग्राफ्स आएंगे ना, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड हाँ, यस, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में तीन है, रिटर्न टू स्केल। यस, ओके, क्लियर है ना ये भी सबको? तो देखो इतना ही है बस, और तो मुझे कुछ याद आएगा, कोई पूछेगा, कुछ नया मिलेगा तो वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। पास्ट पेपर्स फाइल नंबर 19 में ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है ना? किसी को भी कुछ भी डाउट है अभी पूछ लो, जो प्रेजेंट है, बाद में भी पूछ सकते हो, राइट? यस, एनी डाउट? यस सर आज का दोनों सर्वेश? सर आज का दोनों लेक्चर्स आप अपलोड करेंगे अभी? हाँ, मैं करूंगा। जो प्रीवियस है वो तो रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दिया था, वो अभी हो जाएगा 9 के पहले। ये शायद 10, 10:30 तक ही होगा। ये तो 1 घंटे का ही लेक्चर, ये छोटा ही होगा। ये भी मैं अपलोड कर दूंगा जितना जल्दी होगा, ये भी मैं स्टॉप कर